माइलोग्राफी असल में होती क्या है, पहले इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन करने के लिए हम थोड़ी सी एनाटॉमी को भी क्विकली रिव्यू करेंगे, कुछ चीज़ों को जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको क्विकली रिव्यू करेंगे। माइलोग्राफी, जिसको हम माइलोग्राम भी कहते हैं, ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन दैट यूजेज अ कंट्रास्ट मीडियम। हमने क्या किया है कि रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है, लेकिन उसमें हमने कंट्रास्ट मीडियम यूज़ करना है। किस लिए? ताकि हम जो पैथोलॉजी है वहाँ पे जो एबनॉर्मेलिटी है उसको डिटेक्ट कर सके। कहाँ पे डिटेक्ट करनी है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब वो पैथोलॉजी किस तरह की हो सकती है, हमने क्या चीज़ वहाँ पे डायग्नोस करनी है, वहाँ पे हमने उस पैथोलॉजी की कोई आपने ये देखना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है तो उसकी कोई इंजरी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई सिस्ट हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है, तो इस तरह के कोई केसेस हो सकते हैं। तो हमने अगर इस चीज़ को फाइंड आउट करना है तो हम इसके लिए माइलोग्राफी करते हैं या माइलोग्राम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को क्विकली रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका प्रोसीजर, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके बाद प्रोसीजर के बाद पोस्ट केयर्स क्या क्या हो सकती हैं वो हम देखेंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड अगर हम देखें तो ये लॉन्ग होती है, थिन होती है, ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यूज, ठीक है, एंड स्पोर्ट सेल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन। कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, एट द एंड ऑफ हिप बोन तक ये जाती है, ठीक है। ये लॉन्ग होती है, थिन होती है, ट्यूबुलर बंडल होती है, इसमें नर्वस टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा साथ में स्पोर्ट सेल्स होते हैं। तो ये दो तरह के इसमें टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं। अब कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है? ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट हो रही है, एक्सटेंड हो रही है डाउन टू द स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रास का आपको पता है, इसके रीजन वाइज भी आपको पता होगा कि सर्वाइकल है, थोरेसिक है, उसके बाद हमारे पास लंबर आ जाता है, फिर आगे आपके पास कॉक्सीजल वर्टिब्रास आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑक्सीपिटल बोन से इसकी स्टार्टिंग है और एंडिंग कहाँ पे हो रही है? लंबर वर्टिब्रास में। लंबर वर्टिब्रास का नंबर आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे जाके ख़त्म हो जाती है। इट डज नॉट एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कि पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये वहाँ तक नहीं जाती, ऊपर ही एंड हो जाती है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी है, जिसको आप पहले भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने पहले पढ़ी हुई है। अब अगर हम देखें तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंचेस मेन में, और फीमेल्स में, अगर वुमेन्स में हम बात करें तो ये थोड़ी सी उसमें इसकी जो लेंथ है वो कम होगी, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट अगर वहाँ पे 45 है तो ये 43 होती है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसी तरह से इंचेस में हमारे पास अगर वहाँ 18 है तो ये 17 होगा। आल्सो द स्पाइनल कॉर्ड हैज़ अब स्पाइनल, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में इतनी ही लेंथ हो या हर पर्सन में। नॉर्मली ये डिपेंड करेगा कि आपकी हाइट कितनी है या उस पेशेंट की हाइट कितनी है। डेफिनेटली जब जैसे उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो ये वेरी करती है। ये एक नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, जो एवरेज पॉपुलेशन है, ये उसका नंबर है कि वहाँ पे इतनी लेंथ होती है। इसके अलावा इसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो भी वेरी करेगी। जो रेंज हम कहते हैं कि जो विड्थ की रेंज है वो कितनी, 1/2 इंच थिक, ठीक है, कहाँ पे? सर्वाइकल में। और लंबर रीजन में अगर हम देखें तो इसकी जो मतलब थिकनेस होती है या विड्थ होती है वो 1/4 इंच के मीन्स के सर्वाइकल में जितनी इसकी विड्थ होती है या थिकनेस होती है उससे हाफ आगे लंबर में होती है। तो इट्स मीन कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है वहाँ से ज़्यादा थिक होती है और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे जाके आहिस्ता आहिस्ता थिन हो जाती है। इवन के जो थ्रेसिक एरिया वहाँ पे भी ये थिन होती है एज कम्पेयर टू सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल सबसे पहला स्टार्टिंग एरिया आता है जो नेक के एरिया में आता है, उसके बाद थोरेसिक आता है, फिर लंबर आता है। तो इसी तरह से इसकी लेंथ भी वेरी करेगी और जो विड्थ है वो भी वेरी करेगी। लेकिन एक नॉर्मल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ये आपको पहले से पता है कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब ये नर्व्स क्या होती हैं, किस तरह से इनके पेयर्स बनते हैं? हम कहते हैं कि जो 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे है? C1 से C8। उसके बाद 12 थोरेसिक पेयर्स होते हैं। अब नर्व्स मीन्स के पेयर्स होंगे, ठीक है, 8 पेयर्स होंगे, 12 पेयर्स होंगे, फिर
5 पेयर्स होंगे जो कि लंबर में होगा, उसके बाद 5 सैक्रल पेयर्स होंगे जो कि S1 से S5 तक होता है, और उसके बाद 1 जो है वो कॉक्सीजियल पेयर होता है। तो इस तरह से ये टोटल जो है वो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। उसके बाद मेनिंजेस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर इनक्लोज्ड होता है, वो लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस लेयर होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की। सबसे पहले हम कहते हैं ड्यूरा मैटर है, रेक्नॉइड है, फिर पाया मैटर है। तो ये 3 तरह की मेनिंजेस की लेयर्स होती हैं जिसने कवर किया होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये कवरिंग मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं। ड्यूरा मैटर की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या है, हार्ड मदर। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। तो ये टफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग इसकी होती है, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एरेक्नॉइड बाय द सबड्यूरल स्पेस। एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर के दरमियान में एक सबड्यूरल स्पेस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों जो आपस में सेपरेटेड होती है। इसी तरह से अगर एरेक्नॉइड मैटर की बात करें तो ये मिडिल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये एज कम्पेयर टू ड्यूरा मैटर ये थिन होगी, वो टफ होती है, थिक होती है, ये थिन होती है, ठीक है। और ये वेब लाइक मेम्ब्रेन होती है विदाउट ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन ड्यूरा और पाया मैटर। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमारे पास है पाया मैटर, जिसका लैटिन वर्ड है तो इसका मीनिंग क्या बनता है, टेंडर मदर इज द इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज़ वेरी थिन और इसमें बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, क्योंकि इसने क्या करना है, जो ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं। तो इस वजह से इसमें जो नर्व्स और ब्लड सप्लाई होती है या ब्लड वेसल्स होती है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो दूसरी लेयर थी उसमें, जैसे रेक्नॉइड मैटर थी, उसमें हम कहते हैं कि विदाउट ब्लड वेसल, क्योंकि उसने कोई भी ब्रेन सेल या जो स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स हैं उनको कोई सप्लाई नहीं देनी, तो इसलिए वो विदाउट वेसल्स होती है। उसके बाद सब रेक्नॉइड स्पेस कौन सी है, सब रेक्नॉइड जो स्पेस है, ये स्पेस बिटवीन द रेक्नॉइड एंड द पाया मैटर, दोनों लेयर्स के दरमियान में स्पेस होती है। इसमें होता क्या है, CSF होता है, मीन्स के ये स्पेस जो है वो CSF से फिल्ड होती है। उसके बाद बैजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कुशन प्रोवाइड करती है किसके लिए, शॉक। और अब शॉक की कंडीशंस अगर होती हैं, ठीक है, तो ये एज अ कुशन प्रोवाइड करती है कि कहीं पे झटके लग रहे हैं, कोई ऐसी आप इवन आप अगर मूव करें या ट्रैवल करें, अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में हैं जो एक अच्छी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आप ये कह लें कि होंडा सिटी है, ठीक है, या सिविक है, या आपके साथ दूसरे ऑपोजिट में मेहरान है, ठीक है। अब दोनों में अगर आप किसी एक रफ जो रोड है उस पर ट्रैवल करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आपको पता है, ठीक है। अब दोनों की क्या है कि उसमें क्या है, शॉक अब्जॉर्बर्स होंगे, उसकी जो सीटिंग है, जो कुशन बने हुए हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें ये मैटर कर रही हैं। तो यहाँ पे जो CSF फील्ड स्पेस है जो कि सबरेक्नॉइड स्पेस है, इसने शॉक की अगर कोई कंडीशन आती है, ये जर्क्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट वर्क करना है, ठीक है, और ब्रेन को सेव करना है। ये सारा काम किसका है, सबरेक्नॉइड स्पेस का। उसके बाद हम कहते हैं वेयर कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड फॉर माइलोग्राम्स। अब यही वो स्पेस है जहाँ पे हमने कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करना है और माइलोग्राम्स लेने हैं या माइलोग्राफी करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ड्यूरा मैटर की लेयर है, ये सबरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रेन के पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सब रेक्नॉइड मैटर है, ठीक है, ये रेक्नॉइड मैटर है। उसके बाद ये पाया मैटर है, ठीक है, ये स्किन आ जाती है, ये स्कल बोन है। इस तरह से अगर आप अंदर आते हैं तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कि पाया मैटर है। उसके बाद हम कहते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, CSF, मोस्ट कॉमन वर्ड हम यही कहते हैं, CSF। अब CSF क्या है, इज द टिश्यू फ्लूइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये टिश्यूज जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के उनके दरमियान में ये रन कर रहा होता है, ठीक है। इट सराउंड्स द कुशंस, ठीक है। अब क्या है कि इसने
जो टिश्यूज़ हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सराउंड भी करना और उनको कुशन लाइक आप ये कह लें सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। जैसे हम ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद जो टोटल सीएसएफ होता है, इसका वॉल्यूम कितना है 150 ml इन एडल्ट पॉपुलेशन, लेकिन बच्चों में इसकी जो परसेंट आप ये कह लें वॉल्यूम होगा वो डिफरेंट होगा, वो यही सेम क्वांटिटी नहीं होती। उसके बाद हम वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 24 articulating vertebrae and 9 fused vertebrae in the sacrum and the coccyx. It is situated in the dorsal aspect of the, अब डॉर्सल एस्पेक्ट किसका, बॉडी का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये पीछे बैक बोन होती है, सपोर्टिंग बोन होती है हमारी, तो ये डिफरेंट इसके वर्टिब्रास, मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वर्टिब्रास होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो C1 से C7 होंगे, फिर उसके बाद T1 से T12 होंगे, उसके बाद ये L1 से L5 है, फिर आगे सैक्रम और कॉक्सिक आ जाते हैं। सैक्रम S1 से S5 होते हैं और उसके बाद कॉक्सिक। अब it houses and protect the spinal cord in its spinal canal, ठीक है, कि इसने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, और वो क्या है स्पाइनल कैनाल में होता है, ठीक है, और यूजुअली हम इसको बैकबोन कहते हैं और ये सपोर्टिंग बोन होती है बॉडी की। इंडिकेशंस, अब माइलोग्राम आपने करनी है, यहाँ तक फिजियोलॉजी और एनाटॉमी खत्म हो जाती है। अगर आपने ये प्रोसीजर करना है या आपने माइलोग्राफी करनी है तो उसके लिए क्या इंडिकेशंस हैं, आपने क्यों पेशेंट का ये प्रोसीजर करना है। द काज ऑफ आर्म एंड लेग नमनेस, के बॉडी की, पेशेंट की आर्म में नमनेस फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, पेन फील हो रही है, या उसके किसी एक साइड की लेग में या दोनों लेग्स में उसको इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है, तो हम वहाँ पे माइलोग्राफी करेंगे। उसके बाद स्पाइनल कैनाल जो है उसमें कोई नैरोइंग है, जिसको हम स्पाइनल स्टीरोसिस कहते हैं, इस तरह की कोई कंडीशन है, इंडिकेशन है, तो उसमें हम माइलोग्राफी करेंगे। अगर कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से हम वहाँ पे माइलोग्राफी करेंगे। फिर हम कहते हैं स्पाइनल डिस्क दैट हैज़ रप्चर्ड, या फिर हर्निएटेड डिस्क है, तो उसकी वजह से भी माइलोग्राफी आप करेंगे। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो अगर इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की जिसने कवर किया हुआ है, अभी हम ब्रेन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ के आए हैं पीछे, तो उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी हम माइलोग्राफी करके देखेंगे। प्रॉब्लम्स विद द ब्लड वेसल टू द स्पाइन, तो वहाँ पे भी हमें माइलोग्राफी या माइलोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं, ब्लड इन द CSF, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द CSF इंडिकेट्स, अब इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अगर CSF में ब्लड की कोई इंडिकेशन आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कंट्रास्ट मीडिया जो है वो पेशेंट को नहीं देंगे, इंजेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम माइलोग्राफी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन ने, कंट्रास्ट मीडियम ने फिर इस कंडीशन को एग्रीवेट करना है, पेशेंट की कंडीशन जो है वो नॉर्मल की तरफ नहीं, उसकी और आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ख़राब हो सकती है। या फिर क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है किसमें, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन में, जो भी हमने पढ़ी है कि एरेक्नोइड मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, उसकी कोई इन्फ्लेमेशन है, तो फिर वहाँ पे क्या हो सकता है। दोनों चीज़ों का हमने ये जहन में रखना। हमने अभी पीछे बात की है कि अगर एरेक्नोइड जो मेम्ब्रेन है या जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे माइलोग्राफी करेंगे, लेकिन अगर एरेक्नोइड मेम्ब्रेन स्पेशली में इन्फ्लेमेशन है तो फिर क्या हो सकता है, द कंट्रास्ट मीडियम में इंक्रीज द सेवेरिटी ऑफ द इन्फ्लेमेशन, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। दूसरी अगर मेम्ब्रेन्स में है तो फिर वहाँ पे चांस नहीं है, लेकिन अगर एरेक्नोइड मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से इसको कंट्रास्ट मीडियम जब हम पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे तो वो मोर सीवियर हो सकती है, तो फिर हम वहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हम रेडियोग्राफी माइलोग्राफी ना करवाएं, हम MRI करवा लें, MRI में हम माइलोग्राफी करवा लें तो हमें वहाँ पे कंट्रास्ट जो है वो पेशेंट को इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हम इस तरह से उसको ऑल्टरनेट मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो तो ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हम इस कंडीशन में भी जो रेडियोग्राफिक माइलोग्राफी है वो नहीं करेंगे, पेशेंट को कंट्रास्ट जो वो इंजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसेंट लंबर पंक्चर है, और वो कितना रिसेंट है, विद इन 2 वीक्स ऑफ द करंट प्रोसीजर, के पिछले 2 वीक्स में पेशेंट को कोई लंबर पंक्चर पहले हुआ है तो वहाँ पे आप माइलोग्राफी नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे कुछ थोड़े और टाइम का, उसके बाद आप माइलोग्राफी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि कोई प्रीवियस अगर रिएक्शन है कंट्रास्ट मीडियम से और आप वही वाला कंट्रास्ट मीडियम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं तो तब भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप
उसके या तो ये हो सकता है कि कोई ऑल्टरनेट कंट्रास्ट मीडियम यूज़ करके देखें, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने एक टेस्ट डोज दे के चेक करना है कि पेशेंट को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, फिर आप उसकी प्रोसीजर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने कंट्रास्ट मीडियम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर हम कौन सा प्रेफर करते हैं वो आपको पता है, नॉन आयोनिक, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, जो कि आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया होता है, ये हम प्रेफर करते हैं। वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया प्रोवाइड्स एक्सीलेंट रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन ऑफ द नर्व रूट्स। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे फोकस ही नर्व रूट्स पे, जो स्पाइनल सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन पे फोकस करना है। अगर हमें नर्व्स की रूट्स नहीं मिलती हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छा प्रोसीजर नहीं होगा, तो इसलिए हम इसी तरह का आयोडीन बेस्ड वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया ही यूज़ करेंगे, हम दूसरा नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नर्व रूट्स हैं वो ज़्यादा विजुलाइज होती हैं, ईजिली एब्जॉर्ब इनटू द वास्कुलर सिस्टम। दूसरी बात ये होती है कि ये वास्कुलर सिस्टम में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, और जो ब्लड है हमारा उसमें मेजर क्वांटिटी जो है वो वाटर की होती है, ठीक है। तो जब वो वास्कुलर सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा तो ईजिली किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा और बॉडी से निकल जाएगा, तो इस वजह से हम इस कंट्रास्ट मीडियम को प्रेफर करते हैं। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम कहते हैं ओमनी पैक, जो कि एक ट्रेड नेम है, मार्केट में अवेलेबल है, मोस्टली हम यूज़ करते हैं अपने सेटअप्स में। नॉन आयोनिक है, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया है और लेस टॉक्सिक है, तो मीन्स कि इसके एडवर्स रिएक्शंस कम होंगे, तो इस तरह से हम इसको एज अ माइलोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आइसोवेस्ट है, ये भी एक नॉन आयोनिक वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया है, ये भी इसी तरह से मार्केट में इस नेम से अवेलेबल है, हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओमनी पैक यूज़ कर सकते हैं या आइसोवेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है या आपके जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि पेशेंट को पहले इस तरह का कोई कंट्रास्ट मीडियम के अगर के साथ कोई प्रोसीजर हुआ है तो वहाँ पे उसको रिएक्शन तो नहीं हुआ, या आपने पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री होती है उसमें ये सब कुछ क्लियर करना होता है। उसके बाद डोजेज क्या है कि आपने पेशेंट को किस तरह से डोज जो है वो इंजेक्ट करनी है। रिकमेंडेड जो डोज है वो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो बनाते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो इसको रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद जो जो प्रोसीजर रिकमेंड कर रहा हो, जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है जिसने ये रिकमेंड किया, वो भी आपको डोज बता सकता है। बाकी ये रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट पे होता है, उसने ये सारी कंडीशंस पेशेंट की देखनी होती है, मेडिकल हिस्ट्री देखनी होती है, उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखना है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपने पेशेंट को कितनी डोज देनी है। जनरल जो रेंज इसकी बनती है वो 9 to 15 ml होती है, जो हम एक प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। प्री मेडिकेशन, क्या आपने पेशेंट को कंट्रास्ट देने से पहले या ये प्रोसीजर करने से पहले कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है या मेडिकेशन है जो पेशेंट को करवानी है। इंजेक्टेबल, सिडेटिव या फिर मसल रिलैक्सेंट पेशेंट को इंजेक्ट करवाने हैं, एडमिनिस्टर करवाने हैं, क्यों और ये कितने टाइम पे करने हैं, 1 आवर बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी है उसको हम ख़त्म कर सकें और जो पेशेंट है वो रिलैक्स हो। जितना वो रिलैक्स होगा उसका प्रोसीजर जो है वो उतना ही अच्छा होगा, उतना एफिशिएंट होगा, ठीक है। सेडेटिव आप इतना ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं होते, लेकिन अगर पेशेंट इस कंडीशन में है तो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपको या ये होता है कि जो बच्चा है छोटा वो कम्युनिकेट डेफिनेटली नहीं कर सकता, तो इस ऐसी कंडीशंस में हम फिर सेडेटिव देते हैं, ठीक है, ताकि जो पेशेंट की मूवमेंट है या मोशन आर्टिफैक्ट्स वगैरह इन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकें। उसके बाद हम कहते हैं द टाइप एंड अमाउंट ऑफ प्री मेडिकेशन यूज आर डिटरमाइंड बाय द रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, कि जो प्री मेडिकेशन है, इवन जो कंट्रास्ट है, ये सारी जो मेडिकेशन होती है इसकी कौन सी देनी है और कितनी अमाउंट देनी है, ये डिपेंड करता है कि जो रेडियोलॉजिस्ट है, ये टेक्नोलॉजिस्ट है जिसने प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसने इसको डिफाइन करना होता है कि कितनी डोज होनी चाहिए। प्री मेडिकेशन ऑफ द पेशेंट फॉर माइलोग्राफी इज़ रियरली नेसेसरी, कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जिसको हमने देना ही देना है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे आप दे दें या ना दें। तो अगर वैसे ही आप अपना प्रोसीजर बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आपको कोई भी सेडेटिव या मसल रिलैक्सिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद पेशेंट की प्रिपरेशन आपने कैसे करवानी है। सॉलिड फूड शुड बी अवॉइडेड फॉर, अब कि आपने जब एग्ज़ाम स्टार्ट करना है उससे पहले सॉलिड फूड जो है वो तो अवॉइड करवाने हैं। उसको कम से कम 6 से हम 8 घंटे की प्रिपरेशन करवाते हैं जब हमने कोई भी कंट्रास्ट मीडियम जो है वो पेशेंट को इंजेक्ट करना होता है, तो हम सॉलिड फूड जो है वो कम से कम 6 से 8 घंटे पहले उसका बंद करवा देंगे, लेकिन फ्लूइड जो है वो ले सकते हैं, सादा पानी ले सकते हैं या जूस वगैरह ऐड
करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो है वो वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए बिफोर द प्रोसीजर। तो अगर आप उसका फ्लूइड भी बंद करवा दें या वाटर इनटेक बंद करवा दें तो उसकी तो हाइड्रेशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से उसको फ्लूइड पे कंटिन्यू करना है, लेकिन सॉलिड फूड जो है वो उसकी बंद करवा दें। उसके बाद इन्फॉर्म्ड आपने कॉन्सेंट लेना है, ठीक है, ताकि कोई बाद में कॉम्प्लिकेशन होती है तो आपके ऊपर ब्लेम है। अब इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेने के लिए आपने पेशेंट को पूरा जो प्रोसीजर होता है वो एक्सप्लेन करना होता है, उसको उसके बारे में सारा आपने बताना होता है, उसकी जो ड्रॉबैक्स है वो भी आपने बताने हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो भी आपने बताने हैं। फिर अगर पेशेंट एग्री करता है तो आप ये प्रोसीजर करते हैं, अदरवाइज आप नहीं करते। पेशेंट शुड रिमूव ऑल द क्लॉथिंग एंड कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स वगैरह है पेशेंट के पास तो वो सारे जो हैं वो रिमूव करवा देंगे, उसको आप सिंपल गाउन पहना देंगे, ठीक है। पेशेंट, अब द प्रोसीजर शुड बी फुली एक्सप्लेन टू द पेशेंट, ठीक है। आपने पूरा जो प्रोसीजर है वो पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया ताकि पेशेंट जो ड्यूरिंग प्रोसीजर आपके साथ कोऑपरेट करे, आप जैसे जैसे उसको गाइडलाइन दें वो उसके मुताबिक ही मूव करे, ठीक है। और उससे पहले, अब प्रोसीजर से पहले आपने उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो आपने कंप्लीट लेनी है ताकि आपको पेशेंट का पिछला मेडिकल रिकॉर्ड पता हो। वाइटल साइंस आर टेकन बिफोर। अब वाइटल साइंस आपने पेशेंट का बीपी, ठीक है, उसकी पल्स, ऑक्सीमीट्री वगैरह ये इस तरह से चेक कर लेनी है ताकि आप जब प्रोसीजर स्टार्ट करें आपको पता हो कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके वाइटल साइंस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। सम ड्रग्स शुड बी स्टॉप 1 और 2 days बिफोर द माइलोग्राफी। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एंटीसेप्टिक हो, एंटीसाइकोटिक हो सकते हैं, ठीक है, मेडिकेशन जो एंटी डिप्रेसेंट वगैरह के लिए पेशेंट यूज़ कर रहा है या ब्लड थिनर के लिए कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा है या कोई और ड्रग्स ऐसी हैं जिनको स्टॉप करने की ज़रूरत है, जिसमें एंटीकोगुलेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, तो आपने इनको स्टॉप करवाना है। अब ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की किस तरह की हिस्ट्री है, ठीक है, और आपने कौन सी ड्रग जो है वो पेशेंट ले रहा है और वो स्टॉप करवाने है, तो इस तरह से आपने उसको 1 day या 2 days बिफोर जो है वो स्टॉप करवा देना है, ठीक है। डू नॉट टेक, अब डाइपैरामिडोल, ये वॉर्फिन वगैरह अगर पेशेंट पहले ले रहा है तो उसको हमने विद इन 74 आवर्स से पहले स्टॉप करवा देना है। तो उसने एक टेस्ट जो आपने करना है उसके जो 74 आवर्स बनते हैं उससे पहले, उसमें उसने कभी भी डाइपैरामिडोल ना ली हुई हो, ठीक है। अगर उसने ले ली है, क्योंकि ये ब्लड थिनिंग पिल्स होती हैं, तो अगर उसने ली हुई है तो फिर आपने इसको स्टॉप करवाना है। और अगर फॉर एग्जांपल ये कहता है कि पेशेंट कहता है मैंने कल ली थी, तो आप फिर वेट करेंगे अगले 74 आवर्स के लिए, जब उसके 74 आवर्स गुजर जाएं तब आपने ये टेस्ट करना है, अदरवाइज आप वो टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली ब्लड थिनिंग के लिए जो होती है वो यूज़ होती है। तो अगर हम इस तरह का प्रोसीजर करेंगे इस कंडीशन में तो फिर हमारे पास जो है वो ड्रॉबैक्स इसके हो सकते हैं। अब नीडल प्लेसमेंट या इंजेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हमने इसमें नीडल प्लेस करनी है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हमने किस तरह से पेशेंट को नीडल जो है वो प्लेस करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम फॉर माइलोग्राफी इज थ्रू द पंक्चर ऑफ सबरेक्नॉइड स्पेस। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या करना है कि सबरेक्नॉइड स्पेस में हमने नीडल से पंक्चर करना है, ठीक है। ये नीडल है आपके पास, सबरेक्नॉइड स्पेस से आपने पंक्चर करना है, ठीक है। जनरली 2 लोकेशंस होती हैं और वो कौन कौन सी है, या तो बिटवीन L3 और L4 होता है या फिर सर्वाइकल C1 और C2 होता है। अगर आप आर्म की कोई कंडीशन थी, पेशेंट को आर्म में नमनेस थी या पेन था या वीकनेस थी, तो आप C1 से C2 के दरमियान वाली स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अगर लंबर में कोई प्रॉब्लम था या पेशेंट को जो लेग एरियाज हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी, तो आप लंबर वाली जो स्पेस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लंबर है, ठीक है, L3 और L4 के दरमियान में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, उसके बाद हम कहते हैं ऑफ दीज 2 लोकेशंस, जो कि हम कहते हैं सर्वाइकल और लंबर। द लंबर एरिया इज सेफर एंड ईजियर टू द पेशेंट, ठीक है, और मोस्टली हम रूटीन में यही वाला जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर द पंक्चर साइट हैज़ बीन सेलेक्टेड द रेडियोलॉजिस्ट मे यूज़ फ्लोरोस्कोपी टू फैसिलिटेट द नीडल प्लेसमेंट। क्या रेडियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, पहले वो साइट जो वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो फ्लोरो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि देख सके कि वो एग्जैक्टली सही पोजीशन पे है या नहीं, जो उसने नीडल प्लेस कर रहा है वो ठीक है या नहीं। तो इस तरह से वो फैसिलिटेट कर सकते हैं नीडल प्लेसमेंट को। पंक्चर पोजीशन कैसे बनेगी, बॉडी पोजीशन फॉर लंबर पंक्चर,
प्रोन पोजीशन होगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो सकती है विद द स्पाइन फ्लेक्स टू वाइडन द इंटरस्पाइनस प्रोसेस या स्पेस। ओके, हमने स्पाइन को फ्लेक्स किया है, ठीक है, ताकि जो इंटरस्पाइनस जो प्रोसेस है उनके दरमियान में जो स्पेस है वो ओपन हो सके। तो इस तरह से हम ये पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। अब सर्वाइकल अगर पंक्चर करवाना है तो इरेक्ट पोजीशन होगी या फिर प्रोन पोजीशन हो सकती है, दोनों पोजीशन आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हेड जो है वो फ्लेक्स्ड होना चाहिए टू ओपन द इंटरस्पाइनस स्पेस। तो जितनी ज़्यादा स्पेस जो है वो ओपन होगी उतना ही ज़्यादा हम इजीली जो है वो नीडल को प्लेस कर सकते हैं। प्रोसीजर में अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि द प्रोसीजर बिगन्स विद द lumbar puncture. The lumbar site is cleaned and the local anesthesia is applied. The lumbar puncture needle is inserted generally at the level of L3 or L4. The needle is slowly advanced until spinal fluid flows from the lumen of the needle. कि जैसे ही नीडल जो वो प्लेस होगी उसमें वैसे फौरन से स्पाइनल जो CSF है वो फ्लो करेगा और नीडल में आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने देखना है कि हमने जो नीडल है वो सही एग्जैक्ट प्लेस पे प्लेस कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम अब यहाँ पे ये नीडल जो प्लेसमेंट है वो तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट को कंट्रास्ट मीडियम, उसके बाद जब आपने वेरीफाई कर लिया कि आप एक सही जगह पे आपने पंक्चर किया है, ठीक है, और नीडल जो है वो एग्जैक्ट सही जगह पे है, तब आपने पेशेंट को कंट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट करना है। अमाउंट ऑफ a small amount of spinal fluid is withdraw to maintain stasis और provide a sample। कि अगर आपने पेशेंट का सैंपल लेना है, ठीक है, तो आप स्मॉल अमाउंट में जो फ्लूइड है CSF है उसको ड्रॉ कर लेंगे उसी सिरिंज में, ठीक है। उसके बाद हमने कंट्रास्ट मीडियम जो है वो इंजेक्ट करना है अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। इस टाइम पे फ्लोरोस्कोपी जो है वो ऑन होनी चाहिए। अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस एंड AP और PA और बोथ, या तो AP लेंगे या PA लेंगे या दोनों व्यूज़ ले लें, ओब्लिक व्यूज़ लेने और लेटरल व्यूज़ लेने हैं किसके, सुपाइन के, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी से। उसके बाद हम कहते हैं बिफोर ओवरहेड इमेजिंग द पेशेंट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द फीट, ठीक है, टू अलाउ पुलिंग ऑफ द कंट्रास्ट मीडियम इन द सबरेक्नोइड स्पेस बिटवीन लो L1, ठीक है। कि हमने क्या किया, पेशेंट का जो टेबल था उसको थोड़ा सा फीट की तरफ टिल्ट कर देना है ताकि जो कंट्रास्ट मीडियम हमने पेशेंट को इंजेक्ट किया है वो फ्लो करके नीचे वाले एरिया में भी चला जाए, L1 से नीचे भी चला जाए। तो इस तरह से वो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा तो वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा और पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड होगी उसमें हमें कंट्रास्ट नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये काम करना है। इमेजिंग में हमने PA और लेटरल स्पाइन्स लेते हैं, ऑब्लिक व्यूज़ अगर आपको जरूरत है तो वो आप ले सकते हैं, प्रोन डिक्यूबिटस स्पाइन के व्यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन या एक्सटेंशन इमेजेस, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो कौन सी है, पैथोलॉजी पेशेंट की कौन सी है। जैसे हम कहते हैं कि अगर पेशेंट को स्टेनोसिस है या स्पाइनल स्टेबिलिटी या डिग्री ऑफ मूवमेंट, ठीक है, या डिस्क प्रोट्रूजन का पेशेंट है तो उसके लिए हम लेटरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के इमेजेस हम ले सकते हैं ताकि हम इन पैथोलॉजीज को ईजिली जो है वो डायग्नोज कर सकें और डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं पेशेंट शुड बी ऑन बेड रेस्ट फॉर 8 to 24 आवर्स विद द हेड स्लाइटली एलिवेटेड। तो हेड साइड पे कम से कम 1-2 तकिए आपने रखने हैं, हेड को नीचे नहीं रखना, ठीक है। बेड रेस्ट पे होना चाहिए कम से कम एक दिन 8 घंटे से 8। द पेशेंट शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, ताकि जो कंट्रास्ट मीडियम है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। Patient should be instructed to notify the physician or medical staff if he or she experiences severe headache or nausea और वॉमिटिंग के अगर उसको कोई भी इस तरह का ड्रॉबैक आ रहा है, कोई भी इस तरह की मेडिकल कंडीशन आ रही है तो उसने अपने फिजिशियन और मेडिकल स्टाफ को नोटिफाई करना है, ठीक है। तो ये जो है वो पोस्ट प्रोसीजर केयर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ इमेजेस हैं जो कि माइलोग्राफी के हैं। ये कंट्रास्ट मीडियम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट व्यूज़ में AP और फिर लेटरल और राइट और लेफ्ट दोनों लेटरल लेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर ओब्लिक व्यूज़ रिक्वायर्ड है तो आप ओब्लिक व्यूज़ ले सकते हैं, जिस तरह ये ओब्लिक व्यू है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नो डाई, यहाँ पे कोई डाई नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे डाई दिया हुआ है। अब ये जो है ये किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी में से। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्टेनोसिस है, ये इसका लेटरल व्यू है, ये इसका AP व्यू है।
इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये इस लेवल पे एपियोलेटर माइलोग्राम्स है, ये आपको स्टेनोसिस मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेस हो रही है, ऊपर ट्रेस हो रही है, यहाँ पे आपको ट्रेस नहीं हो रही। ये सर्वाइकल माइलोग्राफी है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।